हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन किया था। आनुवांशिकता क्या होती है और किस प्रकार से गुणों का संचरण आनुवांशिकता के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आनुवांशिकता के अंतर्गत आने वाली विभिन्नता किस प्रकार से जैव विकास में सहायता करती है, या यह विभिन्नता और विविधता जो जीवों में पाई जाती है, जो गुणसूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित होती है, यह किस प्रकार से जैव प्रक्रम में या जैव विकास में सहायता करती है। आनुवांशिकता को कल विस्तार पूर्वक हमने देखा था। आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिए गए आनुवांशिकता के नियमों का अध्ययन करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को मोराविया देश के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। मोराविया अब चेकोस्लोवाकिया में है, वर्तमान में यह चेकोस्लोवाकिया में है। जब खेतों में यह काम किया करते थे ग्रेगर जॉन मेंडल, तो यह अपने पिता से अक्सर फूलों के, फलों के, बीजों के बारे में सवाल किया करते थे। जैसे खेत में मटर के पौधे लगे हैं या किसी और फसल या कोई और फसल लगी है, तो उनके फूल अलग अलग क्यों हैं, यह सवाल यह अक्सर अपने पिता से किया करते थे। लेकिन वह, उनके पिता इन्हें जवाब नहीं दे पाते थे। बालक जॉन परिवार के खेतों में पौधों की देखरेख में मदद किया करते थे। इस कार्य में इनको आनंद मिलता था। बचपन में ही ये कृषक पिता से तरह तरह के प्रश्न पूछा करते थे कि फूलों के अलग अलग रंग और रूप कहाँ से आते हैं। उनके पास पुत्र के ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। उनके पास पुत्र के द्वारा पूछे गए ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वह बच्चे को अपनी उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। इनका परिवार निर्धनता के अभिशाप से घिरा था। यह निर्धन परिवार था। फिर भी पिता ने खर्चे में कमी करके 4 वर्ष कॉलेज में पढ़ाया। जब ये 21 वर्ष के हुए तो एक मठ में प्रविष्ट हो गए। सेंट ग्रेगरी के सम्मान से इन्होंने ग्रेगर नाम धारण किया। इन्होंने व्यवसाय अच्छा चुना था। मठ में मन रम गया था। मठ में इनका मन भी लगने लगा था। इनके साथी भिक्षु, जो इनके साथ के भिक्षु थे या मठ में रहने वाले लोग थे, प्रेमी एवं बुद्धिमान लोग थे। वह आपस में मिलनसार थे और बुद्धिमान भी थे। वे धर्म से साहित्य तक और कला से विज्ञान तक, धर्म के बारे में भी जानकारी रखते थे। साहित्य में भी उनकी रुचि थी और कला और विज्ञान, ये सभी विषयों की विवेचना में बड़ी दिलचस्पी लिया करते थे। यदि इनकी चर्चा होने लगे तो वह इन विषयों की चर्चा में बड़ी दिलचस्पी लिया करते थे। उनका एक छोटा सा हरा भरा बगीचा था। उसी मठ में एक छोटा सा हरा भरा बगीचा था, क्योंकि इनको पौधों में विशेष आनंद मिलता था। ग्रेगर जॉन मेंडल को पौधों में विशेष रुचि थी। वह बचपन से ही पौधों के बारे में सवाल पूछा करते थे और इनकी रुचि को देखकर, ग्रेगर जॉन मेंडल की पौधों में रुचि को देखकर इन्हें बगीचे का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके साथ साथ वह अपने धार्मिक अध्ययन भी जारी रखे। जैसे मठ पे गए थे तो वहाँ पर धार्मिक पढ़ाई या धार्मिक विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो यह बगीचे का इनका अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो यह अपना विज्ञान और धर्म के बारे में, दोनों के बारे में अध्ययन जारी रखा। और 1847 में 1847 में पादरी बन गए। उस मठ के यह पादरी बन गए। जैसे मंदिरों में पुजारी होता है, उसी प्रकार चर्च में पादरी होता है। मेंडल की विज्ञान में रुचि को देखकर मठ ने इनको 2 वर्ष के लिए वेनिस विश्वविद्यालय में भौतिकी पढ़ने के लिए भेज दिया। जैसे इनको बगीचे का अध्यक्ष बनाया गया और विज्ञान में इनकी रुचि को देखकर, पौधों में इनकी रुचि को देखकर मठ के माध्यम से इन्हें वेनिस विश्वविद्यालय भेजा गया। वहाँ पर 2 वर्ष अध्ययन करने के बाद यह पुनः वापस चर्च में आए।
वह चर्च आल्तब्रून नगर में स्थित था। वह चर्च आल्तब्रून नगर में स्थित था। विद्यालय में भौतिकी की देखभाल किया करते थे। वहीं पर यह विद्यालय में भौतिकी की देखभाल किया करते थे। इन सब से भिक्षु कर्तव्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यह करने के बाद भी यह मठ के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देते थे, अर्थात सभी कामों को बड़ी सुगमता और सरलता के साथ करते थे। यहाँ भी मेंडल ने प्रश्न उठाने प्रारंभ किए। यहाँ भी मेंडल ने प्रश्न उठाने आरंभ किए जिन्हें वे पिता के खेत पर उठाया करते थे। जैसे पिता से यह अक्सर पूछा करते थे कि इन पौधों के फूलों का रंग अलग अलग क्यों है, इन पौधों के द्वारा उत्पन्न बीज अलग अलग क्यों हैं, कुछ मटर चिकनी और कुछ झुर्रीदार क्यों होती हैं, हम ऐसा क्या करें कि जिससे केवल चिकनी मटर ही उगें। ऐसे सवाल अक्सर ग्रेगर जॉन मेंडल किया करते थे। कभी कभी वे लाल फूलों के ही बीज बोते हैं तो कुछ नए पौधों में गुलाबी फूल क्यों आते हैं। जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं कि जब वह लाल फूलों के बीज ही बोते हैं, हमारे द्वारा ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जब लाल पौधों के बीज ही बोए जाते हैं तो उस पर गुलाबी रंग के फूल क्यों उगते हैं, कुछ तो कारण होगा। यही कारण जानने की कोशिश मेंडल कर रहे थे। अंत में मेंडल की उत्सुकता की विजय हुई, उनकी जिज्ञासा की विजय हुई। इन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग करने का निश्चय किया। जैसे ये सवाल किया करते थे इन फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है, तो यह उस पर प्रयोग करने का निश्चय किया, अर्थात प्रयोग करने लगे जो वास्तव में विज्ञान से संबंधित थे। यह प्रयोग, यह जो पौधों में फूलों का रंग अलग अलग होता है, बीजों की संरचना, बीजों का आकार अलग अलग होता है, यह वास्तव में विज्ञान से संबंधित था। विज्ञान के कारण ही इनमें परिवर्तन दिखाई देते थे। उन्होंने केवल कल्पना का सहारा नहीं लिया, वह केवल सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे थे, वे प्रत्येक बात को ध्यान से देखा करते थे और नोट करते जाते थे, क्योंकि मटर आसानी से उग जाती है। वह सिर्फ कल्पना नहीं करते थे, उसको मूर्त रूप भी देते थे, अर्थात उसको प्रयोग करके भी देखते थे कि यह घटना सच है या झूठी। वह प्रत्येक बात को ध्यान से देखा करते थे। जब वह पौधे उगाते थे तो वह उनको विशेष रूप से विशेष ध्यान देकर देखा करते थे और नोट भी किया करते थे। उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, उनमें जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, उनको नोट भी किया करते थे, क्योंकि मटर आसानी से उग जाती है और इसका जीवन काल भी कम होता है। इसीलिए इन्होंने मटर से प्रयोग आरंभ किया या मटर पर प्रयोग किया। जैसे आपके मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किया, तो मटर के पौधे पर प्रयोग करने का तात्पर्य या आशय यह था कि मटर के पौधे का जीवन काल कम होता है और इनका साइज भी, आकार भी छोटा होता है, जिससे इनके अध्ययन में आसानी होती है। यदि वह किसी बड़े उम्र के पौधे पर प्रयोग करते तो हो सकता है कि वह अपने जीवन काल में इस प्रयोग को पूरा नहीं कर पाते। मटर के पौधे की उम्र कम होती है, इसका जीवन काल कम होता है, इसकी संरचना, आकार भी छोटा होता है, जिससे इसके अंदर, इसके पौधे पर हो रहे परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है और इसके प्रयोग, मटर के पौधे पर प्रयोग कई बार दोहराए जा सकते हैं, जिससे एक सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो यही कारण था मटर के पौधे का उपयोग करने का। मटर की जिंदगी छोटी थी और मेंडल बहुत सी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि किसी लंबी उम्र के पौधे को या लंबी उम्र के पौधे पर मेंडल अध्ययन करते तो हो सकता है कि वह अपने जीवन काल में उस पौधे के द्वारा हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन नहीं कर पाते। मटर के पौधे का जीवन काल कम होता है, इसलिए वह मटर के पौधे पर कई पीढ़ियों पर अध्ययन कर सकते थे, कई पीढ़ियों तक लगातार अध्ययन कर सकते थे, एक सटीक जानकारी दे सकते थे। मेंडल ने 1856 तक मटर के 10,000 पौधे बोए। मेंडल ने 1856 तक या 1856 तक के बीच मटर के 10,000 पौधे बोए और उनका प्रेक्षण किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया
कि इनमें कौन से लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं और क्या परिवर्तन अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इन्होंने जिस तरह की समस्या हल करने का प्रयास किया उसका एक उदाहरण यह है कि मटर एक ऊंचे और छोटे पौधे की संतान ऊंची होगी अथवा छोटी। उनका एक उदाहरण यह है कि मटर के एक ऊंचे अर्थात बड़े और एक छोटे पौधे की संतान ऊंची होगी या छोटी होगी। जैसे कोई पौधा मटर का लंबा है और कोई बौना है, तो उसकी अगली पीढ़ी जो होगी वह छोटी होगी या बड़ी होगी, इसके बारे में मेंडल ने अध्ययन करना प्रारंभ किया। ऊंचे पौधे और छोटे पौधे से संतान प्राप्त करने के लिए मेंडल ने ऊंचे पौधे के फूल में से सुनहरी धूल ली और इसे छोटे पौधे की स्त्री के सर पर डाला। जैसे कि अभी आपने जनन वाले चैप्टर पे या इसके पिछले वाले चैप्टर पे पढ़ा था कि पौधों में किस प्रकार से निषेचन होता है और किस प्रकार से फूलों का निर्माण, बीजों का निर्माण होता है। वहाँ पर आपको बताया गया था कि यह परागकण जो होते हैं वह पुंकेसर पर होते हैं और स्त्री केसर में अंडाशय होता है। जो वह परागकण परागनलिका के माध्यम से स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुँचते हैं, वहाँ पर इनका निषेचन होता है और नए बीज या नए फल का निर्माण होता है। तो इन्होंने वह सुनहरी धूल ली, वह सुनहरी धूल परागकण ही थे और इसे छोटे पौधे की स्त्री के सर पर डाला। इससे जो बीज बने उन्हें बोया। इसके बाद इस पीढ़ी में जो बीज बने उन्हें बोया। सब पौधे पिता पौधे की भांति ऊंचे थे। मेंडल ने ऊंचेपन को प्रभावी लक्षण कहा। मेंडल ने ऊंचेपन को प्रभावी लक्षण कहा। जब इन ऊंची संतानों के बच्चे हुए या नई संतानों की उत्पत्ति हुई, उनके बीज उगाए गए, तो इन्होंने पाया कि दूसरी पीढ़ी अथवा पौधों में सब पौधे ऊंचे नहीं थे। प्रति 3 ऊंचे पौधे के पीछे एक छोटा पौधा था। इस छोटे पौधे को दादी की छोटाई आनुवंशिकता में मिली थी या पूर्वजों का बौनापन उन्हें आनुवंशिकता में मिला था तथा छोटेपन को अप्रभावी लक्षण कहा, बौनेपन को अप्रभावी लक्षण कहा। इसी प्रकार पीले बीजों की मटर को हरे बीजों के साथ संकरित किया। तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनसे उत्पन्न पहली पीढ़ी से सब पौधे के बीज पीले थे। उसमें अगली पीढ़ी अर्थात पौधे में 3 पीले और 1 हरा था। यह पीला प्रभावी था और हरा अप्रभावी लक्षण था। इन्हीं प्रयोगों को असंख्य बार दोहराया पर फल वही निकला, अर्थात रिजल्ट वही मिला। 8 वर्ष तक बड़ी सतर्कता के साथ इस कार्य को करने के बाद मेंडल ने इन प्रयोगों को 8 वर्ष तक लगातार किया। जब इनको पूर्ण विश्वास हो गया तो कहा कि पौधों की आनुवंशिकता कुछ अमोघ अपरिवर्तनशील नियमों के अनुसार कार्य करती है। तब इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया कि पौधों की आनुवंशिकता कुछ अमोघ अपरिवर्तनशील नियमों के अनुसार कार्य करती है। घर लौटकर उस लेख को पुनः लिखा। कुछ सप्ताह बाद इन्होंने दूसरी सभा में पढ़ा। स्वाभाविक ही था कि वे अपने नए सिद्धांतों के विषय में उत्तेजित हों, जैसे कि उन्होंने प्रयोग कर लिया था। अब इन्होंने निश्चय किया कि समय आ गया है जब इनको संसार को बताना चाहिए जो उन्होंने प्रयोग किया था। तो उन्होंने सोचा कि अब इन नियमों को और आनुवंशिकता के आधार पर किस प्रकार पौधों में परिवर्तन होते हैं, इसको अब लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस बात का पता लगा लिया है। उन्होंने इस बात का पता लगा लिया है कि पौधों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। सन 1865 में इन्होंने एक लेख लिखा और उसे नगर की वैज्ञानिक सभा के सामने पढ़ा, पर उन्होंने महसूस किया कि कोई भी उनकी बात को समझ नहीं पा रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। श्रोताओं ने नम्रतापूर्वक तालियां बजाई और जो कुछ वह वहाँ सुना उसे तत्काल ही भूल गए। कदाचित उन्हें अच्छी तरह समझा नहीं सके थे। जब इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक सभा में अपने नियमों का बखान किया या लोगों को वैज्ञानिकों को बताया
तो उसमें वैज्ञानिकों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर यह अपनी बात को वैज्ञानिकों को समझा नहीं पाए। घर लौटकर उस लेख को पुनः से लिखा। जो बातें यह उस सभा में बताए थे उसको घर आकर पुनः से लिखा और कुछ सप्ताह बाद उन्होंने दूसरी सभा में पढ़ा। कुछ सप्ताह बाद जब वैज्ञानिकों की दूसरी सभा लगी तो वहाँ पर उन्होंने उस लेख को पुनः से उन्हें बताया, पर यहाँ पर भी किसी श्रोता ने कोई रुचि नहीं ली। यहाँ पर भी उनके नियमों को या उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को लोगों के द्वारा रुचि पूर्वक नहीं सुना गया। शायद उन्होंने समझा हो कि मटर के पौधों से भी क्या महत्वपूर्ण बात सिद्ध हो सकती है। शायद उन्होंने सोचा हो कि क्या कोई मटर के पौधे से भी महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण आनुवंशिकता के लक्षणों को प्रदर्शित कर सकता है। भाषण एक छोटी सी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इनके द्वारा जो भाषण दिया गया था या इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे वह प्रयोग एक छोटी सी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुए। वह शीघ्र ही पुस्तकालय की अलमारियों में अपवित्र और अप्रशंसित तथा धूल से ढक गया, अर्थात उसको किसी ने पढ़ा नहीं, उस पर किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इससे वह निरुत्साहित हो गए, इनका उत्साह कम हो गया और कुछ दिन बाद अपने साथी भिक्षुओं से कहा कि मेरा समय एक दिन अवश्य आएगा। इन्हें विश्वास था कि जो बातें लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और समझा नहीं पा रहा हूं, एक ना एक दिन मेरी बातों को, मेरे प्रयोगों को ये लोग अवश्य समझेंगे। लक्षणों की वंशागति के नियम और इसमें मेंडल का योगदान। मटर के पौधे में नर तथा मादा दोनों होते हैं। मटर के पौधे में नर तथा मादा दोनों होते हैं। परागण इन दोनों में होता है जिससे नई पीढ़ी के बीज तैयार होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान पौधे के 7 तरह के गुणों का अध्ययन किया था। पौधों के 7 तरह के गुणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान 7 तरह के गुणों का अध्ययन किया, लेकिन एक बार में एक ही गुण का वह अध्ययन करते थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में पर परागण पौधों के बीच करवाया था। मटर के पौधों के बीच पर परागण करवाया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान सफ़ेद फूल वाले और जामुनी फूल वाले पौधे लिए थे। मेंडल ने जब इसका प्रयोग किया था तो वह सफ़ेद फूल वाले और जामुनी रंग के फूल वाले पौधों का चयन किया था। सबसे पहले मेंडल ने सफ़ेद पुष्प के पौधों के बीच संकरण करवाया। इससे जो नई पीढ़ी का पौधा तैयार हुआ वो सफ़ेद फूल वाला था। ऐसे ही जामुनी रंग के पौधे को उसी रंग वाले पौधे से संकरण करवाया तो नई पीढ़ी का पौधा जामुनी रंग का पुष्प देता था। इसको मेंडल ने पहली पीढ़ी का नाम दिया। पहली पीढ़ी में जब उन्होंने सफ़ेद फूल और जामुनी फूल वाले पौधे का संकरण करवाया तो जो नई पीढ़ी का पौधा तैयार हुआ वह सफ़ेद फूल वाला था। और जब जामुनी रंग के पौधे को उसी रंग के पौधे से संकर करवाया तो नई पीढ़ी का पौधा जामुनी रंग का था। मेंडल ने अब जामुनी और सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधों का आपस में संकरण करवाया। मेंडल ने सफ़ेद पुष्प वाले और जामुनी पुष्प वाले पौधे का आपस में संकरण करवाया। तो संकरण करवाने के पश्चात नई पीढ़ी के पौधे का रंग जामुनी था। नई पीढ़ी के पौधे का रंग जामुनी था। हर बार यह प्रयोग दोहराने पर नए पौधे के फूल का रंग जामुनी ही था। यह दूसरी पीढ़ी थी। अब मेंडल ने दूसरी पीढ़ी के पौधों के बीच संकरण करवाया, अर्थात जो दूसरी पीढ़ी के पौधे थे उनका आपस में संकरण करवाया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। तीसरी पीढ़ी में आने वाले फूलों का रंग कभी सफ़ेद तो कभी जामुनी था। ये अभी आपने देखा। मटर के पौधे एक सफ़ेद और एक जामुनी रंग के पौधे का मेंडल ने चयन किया और 3 पीढ़ियों का अध्ययन किया। उन्होंने यह प्रयोग कई बार दोहराया और हर बार नतीजे यही रहे।
इन नतीजों का अनुपात 75 और 25 था, अर्थात 75% पौधे और 25% पौधे अलग अलग प्रदर्शित हो रहे थे, जिसमें 75% पौधे जामुनी रंग के होते थे और 25% पौधे सफ़ेद रंग के थे। इससे यह मालूम हुआ कि सफ़ेद रंग दूसरी पीढ़ी से गायब हो गया है, लेकिन तीसरी पीढ़ी में वापस आ गया है। अर्थात दूसरी पीढ़ी में सफ़ेद रंग अप्रभावी था, लेकिन तीसरी पीढ़ी में उसने अपना प्रभाव फिर से दिखाया। इन प्रयोगों से मेंडल ने यह साबित किया कि संतानों को अपने माता और पिता से कुछ तत्वों या जीन्स की मदद से गुण मिलते हैं। उनमें से वो गुण ही संतान में दिखाई देते हैं जो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। यदि जिस जनक का अर्थात माता का या पिता का जो गुण ज़्यादा प्रभावी होगा, उसी प्रकार के लक्षण अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होंगे। इस प्रयोग में जामुनी रंग का पौधा सफ़ेद पर ज़्यादा प्रभावी है। आज की वैज्ञानिक भाषा में इसे डीएनए भी कह सकते हैं। जो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, उन्होंने बताया कि इस प्रयोग में जामुनी रंग का पौधा ज़्यादा प्रभावी है, इसीलिए वह 75% अनुपात में जामुनी रंग के फूल प्राप्त हो रहे हैं। आज की वैज्ञानिक भाषा में इसे डीएनए भी कह सकते हैं, अर्थात लक्षणों को प्रदर्शित करने का कारण डीएनए को समझा जा सकता है या डीएनए को कहा जा सकता है। इस अनुसंधान में मेंडल ने 2 नियमों को प्रतिपादित किया। पहले नियम को सेग्रीगेशन का नियम कहते हैं। इसके अनुसार माँ या बाप के आधे गुण ही संतान में जाते हैं। माँ या बाप के गुणों में से जो ज़्यादा प्रभावी होता है वो ही संतान में जाता है। मेंडल के दूसरे नियम को आनुवांशिकता का नियम कहते हैं। इस नियम के मुताबिक अलग अलग गुण आपस में मिलते हैं। ये गुण आपस में अप्रभावी रहते हैं। मेंडल ने यह रिसर्च करीब 10 साल तक की थी।